everyone, once again I am back, Tejas, the co-founder director of IRBC India and your mentor for HR. So in previous topic we have discussed few points about HR, the introduction part and all. So now we will start with the core HR part, जिसे हम लोग बोलते हैं statutory compliances. जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आप सब लोगों को कि compliances, statutory compliances क्या होती है. Statutory means compulsory, compliances means deductions. सो कंपल्सरी डिडक्शंस मतलब स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस. हर एक एम्प्लॉय की सैलरी से जो कंपल्सरी डिडक्शंस होते हैं वो होते हैं पीएफ, पीटी, ईएसआईसी, टीडीएस एंड लेबर वेलफेयर फंड. सो स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग ये सारे टॉपिक्स देखने वाले हैं, बट आज हमारा टॉपिक है दैट इज प्रोविडेंट फंड. नाउ व्हेन आई से लेबर लॉज, दिस मैसेज इज स्पेशली फॉर पीपल हु आर नॉट फ्रॉम एचआर बैकग्राउंड. लॉ डरने की जरूरत नहीं, दीज आर वेरी सिंपल प्रोसेसेस. सिंपल कैलकुलेशंस होते हैं, सिंपल टर्म्स समझने होते हैं हमें, इसमें और ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है. सो लेट्स स्टार्ट. माय टुडेस टॉपिक इज द प्रोविडेंट फंड. एंड लॉ के हिसाब से अगर बात करने जाओ तो इसे हम लोग बोलते हैं द प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट एंड द ईयर वाज 1952. सो लेट्स स्टार्ट. द प्रोविडेंट फंड and miscellaneous provisions act (1952). So this law was introduced in the year 1952. अब before going ahead directly PF में जाने से पहले let's have a look and idea कि why this law was implemented. Provident fund गवर्नमेंट ने क्यों सोचा, वो भी 1952 में. So we will have a small definition of provident fund first. कि definition में हम लोग डिस्कस करेंगे PF exactly होता क्या. So my first point is definition. So you can also make a note of this. इसके सारे definitions, notes, theoretical part सब कुछ अपने notes में available है, which you can easily download and read it in the LMS system as well. So definition: Provident fund is a kind of future saving for the employees. Provident fund, it is a kind of future saving for the employees, which is equally contributed by both employee as well as employer. Okay, which is equally contributed by both employee and employer, where both of them get the tax benefit. So this is a simple definition of PF. So PF government ने क्यों सोचा कि ये provident fund होना चाहिए. So at that particular stage of time in 1952 गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अभी फिलहाल लोग काम कर सकते हैं, they are physically fit and fine. So उनकी एक earning capacity है, वो अभी काम कर सकते हैं, कहीं ना कहीं जॉब कर सकते हैं, so they can earn some money. बट हर एक इंसान का एक टाइम आएगा व्हेन ही इज गोइंग टू ग्रो ओल्ड. जब एक पर्टिकुलर एज के बाद उसकी बॉडी फिजिकली उसको सपोर्ट नहीं करेगी, वो बेचारा काम नहीं कर पाएगा, उसका अर्निंग नहीं आएगा. सो हाउ ही और शी इज गोइंग टू सर्वाइव एट दैट पर्टिकुलर एज. क्योंकि उस वक्त LIC, म्यूचुअल फंड्स, SIP, इन्वेस्टमेंट प्लान्स नहीं थे, गवर्नमेंट बैंक्स होती थी, लोगों को पैसा मिलता था, वो सेविंग करते थे. सो व्हाट अबाउट फ्यूचर? सो गवर्नमेंट थॉट ऑफ द फ्यूचर. सो उन्होंने ये फंड इंट्रोड्यूस किया कि हर एक एम्प्लॉय जब वो काम कर रहा है उसके ऑर्गेनाइजेशन में अगर PF एप्लीकेबल है तो उसकी सैलरी से एक पार्ट कट होगा, उतना ही एक्स्ट्रा सैलरी के अलावा एक एम्प्लॉयर उसकी एम्प्लॉय के लिए उस फंड में पैसा डालेगा, एंड ये दोनों का क्लब्ड सेविंग उस एम्प्लॉय को फ्यूचर में काम आएगा जब वो पैसा अर्न नहीं कर सकता, व्हेन देयर इज नो अर्निंग कैपेसिटी फॉर दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ PF. चलो वंस अगेन आई रिपीट इट फॉर यू. PF, it is a kind of future saving for the employees, which is equally contributed by both employee and employer, where employer and employee both of them get the tax benefit. All right. So ये हो गया हमारा PF का definition. Now we will move on to the next part of provident fund, जिसे मैं बोलूँगा act applicability. कि अभी PF क्या है ये तो हमने समझ ले लिया है. ओके, एक्ट एप्लीकेशन या फिर हम लोग इसे बोलते हैं एक्ट एप्लीकेबिलिटी, कि ये एक्ट कब और कहाँ कैसे एप्लीकेबल होगा. सो दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू एंटायर इंडिया
but except the states of Jammu and Kashmir. So there is a question, why not Jammu and Kashmir? अभी फिलहाल ही आपने देखा होगा, कुछ महीनों पहले न्यूज़ आया था कि मोदी सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 371 हटा दिया है. Now what is this आर्टिकल 371? तो वो एक हाईली व्हाट यू कैन से सेंसिटिव स्टेट होने की वजह से, इंडो पाकिस्तान वॉर आपको पता है, वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस आपको पता है, तो उस वजह से जो भी लॉज अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखे हुए थे वो सारे के सारे जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होते थे, ओनली बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370. सो अब ये आर्टिकल हटा दिया है. सो अब आगे जाके स्लोली एंड ग्रेजुअली ये हमारे सारे लॉज जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी एप्लीकेबल होने वाले हैं. सो माय सेकंड पार्ट वाज एक्ट एप्लीकेबिलिटी, एंड दिस पीएफ एक्ट इज एप्लीकेबल इन एंटायर इंडिया except Jammu and Kashmir, but soon it will be applicable in Jammu and Kashmir as well. Okay, after this my next point will be organizational applicability. Organizational applicability. अब ये इंडिया में तो एप्लीकेबल हो गया है, बट अभी ये कौन से ऑर्गेनाइजेशंस में एप्लीकेबल होगा. सो इसका सिंपल फंडा है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन की पेरोल पे कम से कम 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं. सो व्हेनेवर देयर आर 20 और मोर देन 20 एम्प्लॉइज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन दैट कंपनीज पेरोल, देन पीएफ विल बी एप्लीकेबल इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. वंस अगेन, जिस किसी ऑर्गेनाइजेशन में 20 या मोर देन 20 एम्प्लॉइज काम करते हैं, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में पीएफ विल बी एप्लीकेबल. ऑलराइट, अब अगर थोड़ा सा और इन डिटेल हमें जाना है तो आई एक्सप्लेन यू वन मोर टर्म. अब मैं ऑर्गेनाइजेशनल एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, तो अभी जो मैंने 20 और मोर देन 20 एम्प्लॉइज बताया था, दिस वाज फॉर नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड होते हैं? 20 और मोर. राइट, नाउ देयर इज वन मोर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम लोग बोलते हैं सिक ऑर्गेनाइजेशन. नाउ आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज अ सिक ऑर्गेनाइजेशन. नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक कोई भी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एक आईटी कंपनी है, एक हाउसकीपिंग फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है, कोई बैंक है, ओके, कोई सर्विस सेक्टर की कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, रेस्टोरेंट्स, थिएटर्स, शॉप्स, ऑल दीज आर नोन एज नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस. बट इफ आई टॉक अबाउट सिक ऑर्गेनाइजेशंस, सो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पे उनका मेन ऑपरेशंस का जो काम होता है उसके लिए मैन पावर यूटिलाइज होती है और मशीन्स का यूज नहीं होता है. इन शॉर्ट, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होती है. इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे फायरवर्क्स इंडस्ट्री, वहाँ पे मशीन्स नहीं होती है. 99% काम जो होता है वो सब कुछ मैन पावर पे डिपेंड होता है. एंड सिक ऑर्गेनाइजेशंस में कई बार मशीन्स होती हैं, बट वो मशीन्स मैन्युअली ऑपरेटेड होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वो मशीन ऑपरेट नहीं होती है. So all such kind of organizations are known as sick organizations. And sick organization में अगर PF applicable होना हो तो there should be minimum 10 or more than 10 employees. Okay? So यहाँ पे 10 or more. So this part was organizational applicability of PF. So now we will move down to our next point, जिसे हम लोग बोलेंगे PF wages. Now what are PF wages? मतलब PF किस चीज पे कैलकुलेट होता है. ओके, अब हमें पता है there is a normal salary structure. Normal salary structure की अगर मैं बात करूं, so let's see a normal salary structure की कोई भी कंपनी में सैलरी डिजाइन कैसे होती है. So let's start. सपोज मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि एक एम्प्लॉय का ग्रॉस सैलरी जो है वो है 30,000. ऑलराइट, ये एम्प्लॉय का सैलरी है 30,000. सो हर बार सैलरी का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, दैट कंपोनेंट इज बेसिक. एंड ये जो बेसिक होता है, इट इज ऑलवेज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर ग्रॉस सैलरी. सो हियर इफ आई से बेसिक, इट इज 30%. So basic is 30% of gross. So यहाँ पे मेरा बेसिक कितना आ जाएगा? 30% of 30,000. So वो आएगा मेरा 9,000 रुपीज. ओके,
अब दूसरा एक कंपोनेंट होता है, वो कंपोनेंट होता है DA। अगर मैं बोलता हूं DA इज फॉर एग्जांपल 50%, सो जैसे बेसिक इज डिपेंडेंट ऑन ग्रॉस, सिमिलरली DA इज डिपेंडेंट ऑन बेसिक, सो डियरनेस अलाउंस इज डिपेंडेंट ऑन बेसिक। सो अब मेरा डियरनेस अलाउंस कितना हो जाएगा, 9000 का 50% मतलब 4500। अब नेक्स्ट एक जो कंपोनेंट होता है सैलरी में वो होता है HRA। HRA का मतलब होता है हाउस रेंटल अलाउंस, ये भी एक सैलरी अलाउंस है, सैलरी का एक पार्ट है। अब HRA जो होता है इट इज डिपेंडेंट ऑन बेसिक प्लस DA। जिस ऑर्गेनाइजेशन में DA पता है आप सब लोगों को, DA मींस डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस मतलब हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग उसे बोलते हैं महंगाई भत्ता, जो सिर्फ आजकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में दिया जाता है। डियरनेस अलाउंस इज एक्चुअली नॉट प्रोवाइडेड इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। वो हम लोग आगे जाके जब हमारा TDS का सेशन होगा तब हम लोग समझेंगे कि DA ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्यों नहीं दिया जाता एंड सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में क्यों दिया जाता है। सो हाउस रेंटल अलाउंस, जैसे बेसिक इज डिपेंडेंट ऑन ग्रॉस, DA इज डिपेंडेंट ऑन बेसिक, सो HRA इट इज डिपेंडेंट ऑन बेसिक प्लस DA। ओके, सो इफ आई से कि माय HRA इज अगेन आई से 50%, सो ये 50% किसका होगा, बेसिक प्लस DA का। सो अब मेरा बेसिक प्लस DA कितना हो रहा है, 13,500। सो 13,500 का 50% दैट वुड कम टू 6750। So HRA is 50% of basic plus DA, basic and DA। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में DA नहीं होगा तो HRA will be 50% directly of basic। मतलब अगर यहाँ पे DA नहीं होता so HRA 50% 9000 का हो जाता, मतलब HRA आ जाता 4500। ओके, अब ये होता है सैलरी स्ट्रक्चर, ये होते हैं डिपेंडेबिलिटी फैक्टर्स ऑफ अ सैलरी कंपोनेंट। इसके बाद मान लीजिए मैं और एक कंपोनेंट ले लेता हूँ जैसे कि मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस के लिए कोई परसेंटेज लेने की जरूरत नहीं है, कंपनी अपने पॉलिसी के हिसाब से एक पर्टिकुलर अमाउंट वहां पे दे देती है। सपोज मैं बोलता हूँ कि मेरा जो मेडिकल है दैट इज 1000, और एक अलाउंस मैं ऐड करना चाहता हूँ वो मैं ऐड कर सकता हूँ। सपोज आई से कन्वेयंस अलाउंस, कन्वेयंस मतलब सिंपली और ट्रैवलिंग अलाउंस, तो वो भी अगर मैं बोलता हूँ इट इज 1000। अब फाइनल लास्ट पार्ट आएगा आपकी सैलरी का, वो होता है स्पेशल अलाउंस, या फिर इसी को कुछ कंपनीज बोलती हैं अदर अलाउंस। ये होता है आपकी सैलरी का लास्ट पार्ट, एंड इन सब अलाउंसेस का जो टोटल होता है वो होता है आपका ग्रॉस सैलरी। तो ये ग्रॉस अभी कितना आना चाहिए, इन सारे अलाउंसेस की जो टोटल आएगी वो टोटल मेरी होने वाली है ग्रॉस। अब बचा है स्पेशल अलाउंस, सो आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू डिराइव स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो हम लोग पहले क्या करेंगे, इन सारे अलाउंसेस की टोटल करेंगे। सो ये था मेरा 13,500, सो 13,500 प्लस 6750, सो 13 एंड 6 ये हो जाता है 19,500 एंड 19,750। 19,750 हो गया, उसके बाद ये आ गया 1000, सो हो गया 2750 और 1000 ये हो गया मेरा 21,750। सो अब 30,000 पूरा होने में जो बैलेंस अमाउंट होता है, एडजस्टमेंट अमाउंट जिसे हम लोग बोलते हैं, वो होगा मेरा स्पेशल अलाउंस। सो मैं क्या करूंगा, 30,000 में से इन सबकी जो टोटल आई है उसको माइनस करूंगा, तो जो आंसर आएगा वो होगा मेरा स्पेशल अलाउंस। सो यहाँ पे हमने जैसे देखा 13,000 प्लस 6,000 कितना हुआ था 9,000, सो 19,500, उसमें हमने और 750 अगर ऐड कर दिए तो वो हो गया 20,250, ये हो गया 21,250, ये हो गया 22,250। सो 22,250 को अगर मैं 30,000 से माइनस करता हूँ तो वो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 7,750। सो ये हमेशा होता है आपका एडजस्टमेंट अमाउंट। सो इसके सब की टोटल आप करोगे, सो दिस टोटल विल कम टू 30,000।
सो दिस इज द वे हाउ यू डिजाइन अ सैलरी. सो ये होता है एक नॉर्मल सैलरी स्ट्रक्चर. ओके, सो अब आई विल अगेन कम बैक टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट. तो पीएफ जो होता है वो किस चीज पे कैलकुलेट होता है? आपने बुक्स में पढ़ा होगा, पहले कहीं पे देखा भी होगा. सो पीएफ जो है ये कैलकुलेट हुआ करता था पहले बेसिक प्लस डीए पे. जिस कंपनी में डियरनेस अलाउंस नहीं देते हैं वहां पे इट वाज जस्ट कैलकुलेटेड ऑन बेसिक. फिर 1-1.5 साल पहले गवर्नमेंट ने वापस उसमें कुछ चेंजेस लाए, तब पीएफ वाज कैलकुलेटेड ऑन बेसिक प्लस डीए प्लस स्पेशल अलाउंस. अब देयर इज अ न्यू अमेंडमेंट एंड फाइनली पीएफ जो कैलकुलेट होता है वो कैलकुलेट होता है ऑन योर ग्रॉस सैलरी, बट उसमें हाउस रेंटल अलाउंस को इंक्लूड नहीं करते. सो पीएफ वेजेस का मेरा सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा ग्रॉस माइनस HRA. सो ये हो गया मेरा पीएफ वेजेस, दैट इज ग्रॉस माइनस HRA. सो अगर मुझे पीएफ इस केस में कैलकुलेट करना है तो वो क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस इट इज 30,000 माइनस HRA. HRA कितना है? 6750. सो ग्रॉस माइनस HRA will be my PF wages and PF उस चीज पे कैलकुलेट किया जाएगा. Okay, so this is a simple salary structure. You can also make a note of this. Now I will move to my next point. So अभी हमने सैलरी स्ट्रक्चर देख लिया है, पीएफ वेजेस क्या होते हैं वो देख लिया. नाउ वी विल चेक व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन रेट ऑफ पीएफ. के पीएफ कितना होता है. सो आई विल मेंशन नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रेट ऑफ पीएफ, दैट इज कंट्रीब्यूशन रेट ऑफ प्रोविडेंट फंड. तो पीएफ जो होता है वो एम्प्लॉय की सैलरी से जो डिडक्ट होता है वो होता है 12% of your PF wages. Once again मैं रिपीट करता हूँ, PF wages क्या होता है? I'll write it down here. Gross minus HRA, ये होता है आपका PF wages. दूसरा, एम्प्लॉयर मतलब आपका एम्प्लॉयर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो एडिशनल आपके लिए कंट्रीब्यूट करेगी वो करेगी सेम 12% ऑफ पीएफ वेजेस. एंड ये एम्प्लॉयर जो है ये एडिशनली कंट्रीब्यूशन और एक करता है, वो होता है 1% ऑफ पीएफ वेजेस. सो दिस इज 1% ऑफ पीएफ वेजेस. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन कि 1% क्या है, ये एक्स्ट्रा क्यों देना है. सो दिस 1% इज नोन एज admin charges. Okay, these are admin charges. So अगर आप देखोगे तो एम्प्लॉय के पीएफ के खाते में ये 12% और ये एम्प्लॉयर का 12%, टोटल 24% जाता है. एंड ये जो 1% है, ये 1% जो होता है दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, वाई सेंट्रल गवर्नमेंट? बिकॉज ये जो पीएफ लॉ है, पीएफ का जो एक्ट है, इट इज गवर्न्ड एंड मैनेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड पीएफ का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम लोग बोलते हैं EPFO, मतलब एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन. सो अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस क्यों लिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, फ्रॉम योर कंपनी, फ्रॉम योर एम्प्लॉयर? उसके पीछे का सिंपल लॉजिक है, आज इंडिया की हर एक सिटी में एक पीएफ का ऑफिस है, प्रोविडेंट फंड ऑफिस, जिसे हम लोग बोलते हैं RPFO, मींस रीजनल प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन. सो आज अगर पुणे सिटी में, एक एग्जांपल लेता हूँ एक सिटी का, कि यहाँ पे एक पीएफ ऑफिस है, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका बिल्डिंग है, उसका मेंटेनेंस है, वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, उनकी सैलरी है. सो सेंट्रल गवर्नमेंट ये सारा खर्चा कहाँ से निकालेगा? अपने जेब से तो डालेगा नहीं, राइट? सो हर एक एम्प्लॉयर से एक एक एम्प्लॉय के पीछे 1% का एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज लिया जाता है, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट ये सारे खर्चे अपने खुद मैनेज कर सकता है फॉर मैनेजिंग ऑल द ऑपरेशंस ऑफ प्रोविडेंट फंड फॉर एवरी सिटी. सो दिस इज द कंट्रीब्यूशन रेट ऑफ प्रोविडेंट फंड. एम्प्लॉय की सैलरी से 12% कट होगा, एम्प्लॉयर भी उसके लिए एडिशनल सैलरी के अलावा 12% देगा.
एंड एम्प्लॉयर 1% देगा विच आर नोन एज एडमिन चार्जेस, एंड ये जाएंगे किसे, सेंट्रल गवर्नमेंट को. सो दिस इज द सिंपल कॉन्ट्रीब्यूशन रेट ऑफ पीएफ. अब हम लोग एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे. सपोज आई से वी हैव टू कैलकुलेट पीएफ. तो चलो अभी हम लोग पीएफ कैलकुलेट करते हैं. सो आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल के एक एम्प्लॉय है जिसका ग्रॉस सैलरी है 20,000 ग्रॉस सैलरी है इसका. अब ये एम्प्लॉय का जो एचआर है, हाउस रेंटल अलाउंस, वो मान लीजिए ये एम्प्लॉय का हाउस रेंटल अलाउंस है 5,000 रुपीज. सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट पीएफ. दिस इज अ वेरी सिंपल एंड बेसिक एग्जांपल ऑफ प्रोविडेंट फंड. सो अब ये कैलकुलेशंस में कैसे करूंगा, प्रीवियस वाला जो अपना चार्ट था उसमें आप चेक करोगे तो एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट करता है, 12% ऑफ पीएफ वेजेस. तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पीएफ वेजेस निकालेंगे. पीएफ वेजेस क्या होते हैं अपने, ग्रॉस माइनस एचआरए. सो यहाँ पे सिंपल में क्या करूंगा, 20,000 माइनस 5,000. तो मेरा पीएफ वेज कितना आया, 15,000. सो एम्प्लॉय की सैलरी से अभी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 12% ऑफ 15,000, क्योंकि ये मेरा पीएफ वेज है. सो अगर मैं 15,000 का 12% का अमाउंट निकालता हूं तो दैट कम्स टू 1800. एम्प्लॉयर जो है वो भी सेम कंट्रीब्यूशन करेगा, 12% ऑफ पीएफ वेजेस मतलब 12% ऑफ 15,000. सो अगेन दैट अमाउंट कम्स टू 1800. एंड एम्प्लॉयर का जो 1% का एडिशनल एडमिन चार्जेस होता है, सो वो होगा 1% ऑफ पीएफ वेजेस दैट इज 15,000. तो वो हो जाएगा 150 रुपीज. सो हर एक एम्प्लॉय का पीएफ का कैलकुलेशन इस हिसाब से किया जाता है. सो दैट इज 12% ऑफ 15,000, 12% ऑफ 15,000 एंड 1% ऑफ 15,000. सो दिस इज अ सिंपल कैलकुलेशन कि आप लोग किसी भी एम्प्लॉय का पीएफ कैसे कैलकुलेट करोगे, राइट. सो दिस इज अ बेसिक कैलकुलेशन. अब हम लोग आगे थोड़ा सा और इन डिटेल देखने वाले हैं अबाउट प्रोविडेंट फंड. Okay, so that we will go to our next lecture. Right now, thank you so much.